हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं उनका नाम कैसे दिया गया है उसके बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना होता है। तो एक एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी बताती है दैट इज इको R1। इको R1 भी बोलते हैं या इको R फर्स्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग अलग लेटर्स दिए हुए हैं, ई है, CO है, R है और फर्स्ट है, इनका नाम या ये लेटर्स कैसे लिए गए हैं उसको हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है, ये जो फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर क्या बताता है हमको? ये फर्स्ट लेटर हमको बताता है जीनस नेम। जीनस नेम मीन्स कौन से जीनस से ये लिया गया है। ठीक है, उसके बारे में ये हमको बताता है। ठीक है, तो कौन से जीनस से लिया गया है? ये लिया गया हुआ है इसरकिया से। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसरकिया कोलाई। तो यहाँ पर कोलाई क्या हो जाएगा? स्पीसीज है, और जो इसरकिया होता है वो क्या है? वो जीनस है। ठीक है, तो ये इसरकिया से लिया गया है। इसरकिया से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो दो CO लेटर होते हैं, ये क्या हमको रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमको दिखाते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, या हम लोग बोल सकते हैं स्पीसीज का नेम दिखाते हैं। जो सेकंड लेटर होता है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड टू लेटर्स। सेकंड टू लेटर हमको दिखाता है स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया इसरकिया कोलाई। ठीक है, तो ई लिया गया है इसरकिया से, CO लिया गया है कोलाई वर्ड से। ठीक है, अब उसके बाद आता है R। R जो लेटर है वो किससे लिया गया है? R जो लेटर लिया जाता है वो लिया जाता है स्ट्रेन से। स्ट्रेन का क्या नाम रहा होगा? नेम ऑफ स्ट्रेन, या स्ट्रेन को हम लोग क्या बोल देते हैं? वैरायटी भी बोलते हैं। कौन सी वैरायटी के बैक्टीरिया से लिया गया है? ठीक है, तो कौन सी वैरायटी रही है ये रही है इकोलाई। इकोलाई RY13 से लिया गया है। तो R जो है यहां से लिया गया है। ठीक है, और लास्ट में जो है हमारा जो आता है फर्स्ट, ये फर्स्ट जो रोमन नंबर में लिखा गया है। ठीक है, किसमें लिखा गया है? रोमन नंबर में। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही जो है हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनको नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है,
अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इनको एक नाम से और बुलाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लिएजेस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएजेस बोलते हैं। न्यूक्लिएजेस, इसके बारे में पहले भी बताया हूं। न्यूक्लिएजेस मतलब क्या करता है ये न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम करता है। क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। कट न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है? न्यूक्लिक एसिड का मतलब होगा आपका डीएनए। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लिएजेस भी बोल सकते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं भाई, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को बीच से कहीं, पूरे उसके सीक्वेंस में कहीं बीच से कट करेंगे, और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किनारे से कट करते हैं। जो किनारे से कट करते हैं उनका नाम होता है एक्सोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। और जो अंदर से कट करते हैं, बीच सेगमेंट से कहीं पर कट करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लियसेस बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सो के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। मतलब किसी एंड पोर्शन से, मान लो ये डीएनए हो गया आपका, तो ये किसी ऐसे किनारे पोर्शन से कट करेगा, ठीक है, मतलब किसी एंड से कट करेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। तो एंडोन्यूक्लियसेस में मैंने क्या बताया कि ये मिड सीक्वेंस में कहीं पर बीच में से जो है, जैसे मान लो ये डीएनए है आपका, तो बीच में से कहीं पर रिकॉग्नाइज करके वहां से कट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। तो कैसे करेगा ये, हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? जिसको आगे से और पीछे से, मतलब 5' to 3' अगर पढ़ेंगे तो भी वही आएगा, और इधर से 5' to 3' पढ़ेंगे तो भी वही आएगा। 5' to 3' पढ़ो या 5' to 3' पढ़ो, मतलब वही होता है। तो इसका रीडिंग सेम आएगा। तो ऐसे डीएनए सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा ये? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर क्या करेगा? कट करेगा। कट each of the two strands of double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर लिया हमने, सॉरी, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर लिया हमने। एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियसेस और एक क्या होता है? एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियसेस भी स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, बट इट कट इट फ्रॉम द एंड पार्ट ऑफ द डीएनए, एनी एंड पार्ट ऑफ द डीएनए, राइट और लेफ्ट एंड पार्ट ऑफ द डीएनए से कट करता है। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियसेस का, तो इट ऑलवेज कट्स द डीएनए इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस बट इन मिड पार्ट ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे कर रहा है, ठीक है।
बाकी थोड़ा मोड़ा इसके बारे में हमको आइडिया है, बट थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर recognition sequence for EcoR1, EcoR1 के लिए लिखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे EcoR1 जो है ये कट करता है, कट्स DNA बिटवीन बेसेस दैट इज G एंड A, ग्वानिन एंड एडेनिन के बीच में ही सिर्फ कट करेगा। ठीक है, तो EcoR1 कट्स DNA बिटवीन बेसेस ग्वानिन एंड एडेनिन ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAA TTC is present in DNA। ठीक है, तो जब GAATTC इसको दिखेगा कहीं पर DNA सीक्वेंस के बीच में, तो उसको वो कट करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक DNA सीक्वेंस मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब DNA सीक्वेंस में हमने क्या बोला कि GAATTCC होना चाहिए। तो ये मान लो यहाँ पर G है, ये A है, ये ATTC, ठीक है। तो इसी का जस्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर TTAAG। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये DNA सीक्वेंस है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, और से पीछे ही हैं, पीछे भी रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पीछे होंगे उनका मतलब बोल सकते हो कि उनका दूसरा कोई सीक्वेंस रहा होगा, दूसरे कोई नाइट्रोजनस बेस रैंडम रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया कि ये रिकॉग्नाइज करता है कहाँ पर, ये रिकॉग्नाइज करता है G और A के बीच में, G और A के बीच में रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये फॉस्फेट बॉन्ड को कट करेगा, और बीच में जो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ होता है उसको कट करेगा। यहाँ पर क्या किया, फॉस्फेट और शुगर के बीच में कट किया, यहाँ पर फॉस्फेट और शुगर के बीच में, और यहाँ बीच में नाइट्रोजनस बेस के बीच में कट करेगा, और इसको क्या करेगा, कट करके अलग कर देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वेक्टर DNA रहा होगा। कौन सा DNA है, वेक्टर DNA। ठीक है, अब हम दूसरे साइड में लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज बना देते हैं भाई, G है, A है, A है, T है, T है, C है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर C T T A A G, और इनके बीच में भी क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं, इनके बीच में भी बॉन्ड बने होंगे, सेम चीज। ठीक, और हमारा एंजाइम कहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा, G और A के बीच में, G और A के बीच में रिकॉग्नाइज करेगा, और ऐसे इनके बीच में कटिंग लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कट करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर से नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग बना लेते हैं वापस से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कट किया था, और इसको हमने क्या बोला, ये हमारा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला हमारा है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। तो अभी क्या करेगा, ये इनके बीच में यहाँ पर कट लगा दिया है, तो ये हटा देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे यहाँ से।
यहाँ से ये कट के हट जाएगा और ये कट के हट जाएगा। ठीक है, ये कट के हट गया। और सेम गोज हियर, ये कट के हट गया। ठीक है, अब ये कट के हट गया, ये कट के हट जाएगा यहाँ से। तो अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको उठा करके इसके साथ में, इसके साथ में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी ये जो है थोड़ा सा साइज में मैंने हाथ से ड्राइंग बनाया हुआ है तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको कट ही रहने देते हैं कट ही रहने देते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो कट सीक्वेंस होता है ना, ये जो कट सीक्वेंस है, मतलब मैंने बताया आपको किसको ले जाकर के इसके साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो एंड होता है ना, ये जो कटा हुआ एंड है, ये जो कटा हुआ एंड होता है, इसको अपन बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यही एंड से क्या होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपकने वाले हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड, स्टिकी एंड बोला जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स। तो आगे देखते हैं, अभी मतलब इसको जोड़ करके एक बार बना के देख लेते हैं कैसे ये जुड़ता होगा, जुड़ने के बाद क्या होता होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं ज्वाइन एट स्टिकी एंड। ठीक है, तो फिर से वही बना लेते हैं अपना, ये रेड कलर से बनाया था उसको ब्लू कलर से। ठीक है, और उसको ब्लू कलर से बनाया हुआ था, तो पहले रेड वाले को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी था तो इसके साथ में क्या रहा होगा, सी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। जी से ए के बीच में कट गया था तो नीचे वाले में जी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब वहीं पर सेम दूसरा वाला जो सीक्वेंस था, ये आएगा, यहाँ पर ऐड होगा। और इसके साथ में क्या था, इसके साथ में यहाँ पर इसका खुद का जी था। ठीक है, और उसके साथ में ऊपर क्या था, यहाँ पर इसका सी रहा होगा, यहाँ पर टी रहा होगा, यहाँ पर टी रहा होगा, यहाँ पर ए रहा होगा, यहाँ पर ए रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में, ये तो पहले से ऑलरेडी बॉन्डेड थे, तो अब ये नया बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया कि नहीं? पहले हमारे पास कौन सा डीएनए था? पहले हमारे पास ये वेक्टर डीएनए का ही पूरा पार्ट था और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट था। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट था। हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 डाला, तो क्या किया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कट लगा दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को उठा करके ऐड कर दिया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टिकी एंड से ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, नया डीएनए बन गया, इसको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया आपका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। इसको आप नोट पॉइंट करके नोट करिएगा सब लोग। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, जो हमने कट किया हुआ था, जिसको हमने स्टिकी एंड बोला था, तो कट होने के बाद क्या हुआ था, वो अलग अलग, मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग निकले हुए थे, तो उसको अपन बोलते हैं ओवर हैंगिंग। क्या बोलते हैं? ओवर हैंगिंग बोलते हैं। ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस। मैंने आपको वैसे समझाया हुआ है, लिख के भी दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग उसको नोट करके बाद में भी याद कर सके, रिवाइज कर सके। कॉल्ड स्टिकी एंड, क्या बोलते थे उसको? स्टिकी एंड बोलते थे। ठीक है, क्यों ऐसा होता था? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं
with their complementary cut counterpart। मतलब यहाँ पर ये जो स्टिकी एंड था बेटा, ये जो स्टिकी एंड था इसका, आप देख सकते हो ये जो स्टिकी एंड था, ये जो स्टिकी एंड बना हुआ था, ये क्या हो जाएगा, ये इसका काउंटर पार्ट हो जाएगा, तो ये इसके साथ में क्या होगा, ऐड हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये इसका ओवर हैंगिंग पार्ट हो गया, ये इसका ओवर हैंगिंग पार्ट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से कट होकर के तो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है ये, और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है, तो इन दोनों को ही ओवर हैंगिंग पार्ट बोला जा रहा है, और इसी को हम लोग स्टिकी एंड भी बोलते हैं, और ये जाकर किसके साथ में अटैच हो जाता है। ठीक है, इसका ये काउंटर पार्ट हो जाएगा और ये इसका काउंटर पार्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें क्या बता रहा है, अब इसमें जो हम लोगों ने लिया था वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट, बोथ वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर cut by the same restriction enzyme। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टिकी एंड को कट किया, मतलब इको R1 डाल करके, हमने इको R1 डाल करके जो हमने डीएनए को कट करने की कोशिश करी थी, वेक्टर वाले को और जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले को, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग कौन सा एंजाइम डालेंगे, सेम एंजाइम डालेंगे, दैट इज इको R1। ठीक है, वी विल ऑलवेज यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर बोथ। ठीक है, फॉर बोथ, दैट इज GOI एंड वेक्टर डीएनए, दोनों के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, कभी भी अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करोगे आप तो क्या होगा, अलग अलग स्टिकी एंड बन जाएगा, जो ओवर हैंगिंग पार्ट होगा वो किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, और उसके नाइट्रोजनस बेसेस भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उस चक्कर में वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रह जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो स्टिकी एंड बने वो सेम हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे का। ठीक है, तो इस वजह से द रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स have सेम स्टिकी एंड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों के पास सेम स्टिकी एंड्स हो जाएगा, एंड these can be joined together by using DNA ligase। डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके हम लोग इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया होगा, डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या है, ये इट इज अ ग्लू, ये क्या है, ग्लू है, जो क्या करेगा, बोथ डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, डीएनए का ग्लू हो गया एक हिसाब से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर क्या यूज किया होगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा पोर्शन हो गया है। हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा पहली बात तो नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, कैसे नाम देते हैं, ये सभी जितने भी आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आज तक देखे होंगे सबका नाम ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर द नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, और बाकी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा हमने, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन भी हमने देख लिया। ठीक है, और कैसे इनको जोड़ा जाता है उसको भी हमने देख लिया। ठीक है, आई होप सबको समझा रहेगा। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।